आवाज आ रही है, क्लियर है ना सभी को? चलिए लाइक सभी कर दीजिएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस वेद में कर्मकांडों से संबंधित है? बताइएगा कि कौन सा वेद है जो कि कर्मकांडों से संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देना है, सही कौन सा जवाब हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, गलत आपका जवाब दे आ रहा है काफी लोग। चलिए किस वेद में कर्मकांडों से संबंधित है? सभी का जवाब आ गया यजुर्वेद। चलिए हम लॉक करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यजुर्वेद आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हुमायूं का जन्म हुआ था, हुमायूं का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1508 में। कब? 1508 में, जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 1508 में हुआ था, 1508 में काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते देखो आपको एग्जाम में मिलता है बार बार, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन 3 नंबर में आपका ए नंबर। तो याद रखिए मुंडकोपनिषद, जो कि क्या है, एक उपनिषद है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? तो ये बताइएगा कि वाणिज्यिक और आर्थिक विकास की घोतक है, इनमें से कौन सी चीज है? 4 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए जो मोहरे हैं, कौन जो आपके मोहरे हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। मतलब जो खुदाई में मोहरे मिले ये वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। तो पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार भी होता था, इसी का विकास भी आपका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अब तक देखा जाए 2000 मोहरे यहाँ पर प्राप्त किए जा चुकी हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी जाना जाता है? चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यार आपसे वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी का नाम कैसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? कलिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़ या गुलबर्गा? चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही देने वाले हैं, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, है ना? ए नंबर वही लोग देंगे जो बिना सोचे ही जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कलिंजर यूपी में पड़ता है, तो दक्षिण की कोई बात ही नहीं हो गई। यहाँ पर जब दक्षिण की बात कर रहा है तो आपको कलिंजर लगाने की कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर, ये असीरगढ़ है। क्या हो जाएगा? याद रखिए दक्कन की कुंजी माना जाता है असीरगढ़, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? कहा जाता है कि असीरगढ़ का जो दरवाजा था ये सोने की जो कह सकते हैं चाबी से खुला करता था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, और याद रखिए दक्षिण भारत का दरवाजा भी कैसे है? ठीक है, इसे दक्षिण भारत का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आंदोलन से जुड़ा है। कह रहा है आपसे कि 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? चलिए बताइएगा कि नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? समय दे दिया गया है 1921, ऑप्शन यहाँ पर 6 का जवाब बनेगा सी नंबर, ये आपके ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा। किसके द्वारा? तो ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा ये आपका चालू किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? ये चाहते थे कि आपकी जो आर्थिक मतलब जानते हो ना, पैसा कौड़ी से रिलेटेड होता है, तो आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। कौन से सिद्धांत के माध्यम से? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया मशीनों को समाप्त करना, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यास धारिता सिद्धांत। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका मिलेगा कौन सा? सी नंबर, न्यास धारिता सिद्धांत। इन्होंने न्यास धारिता सिद्धांत दिया और इसी के माध्यम जिसे बोल देते हैं ट्रस्टीशिप। क्या बोलते हैं इसे? ट्रस्टीशिप बोल देते हैं इनके लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे हम लोग आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो बताइए, ये यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है जिसे हम लोग आजाद हिंद फौज कहते हैं, ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? चलिए, जर्मनी, जापान, इटली या ग्रेट ब्रिटेन विरुद्ध दिया गया है। याद रखिएगा 8 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। किसके विरुद्ध किया था? ग्रेट ब्रिटेन की किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था?
तो चलिए बताइएगा कि सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया, कहां से आरंभ किया, 9 का जवाब देना है। और कल भी हमने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे बोलते हैं, इसे हम लोग सिविल अवज्ञा आंदोलन भी कह देते हैं। और आज भी काफी ऐसे लोग हैं जिनके आंसर इसका गलत आ रहा है, जबकि हमने कल काफी विस्तार से बताया भी था कि ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो आपका डांडी स्थान से स्टार्ट हुआ था। कहां से? डांडी से स्टार्ट हुआ था। ना कि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि डांडी यात्रा कहां से स्टार्टिंग हुई थी। अगर ये पूछता तो हम लोग साबरमती आश्रम बोलते, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी डांडी नामक स्थान से। जब नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया था वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां पर और किस वर्ष में पड़ी। काफी लोग इतने होशियार हैं कि पहले से ही कह रहे हैं लखनऊ में। देखो यहां पर फूट की बात किया है, हमने आपको एक पॉइंट भी बताया था कि यहां पर जो 7 होता है 7, ये 7 छूट गया है ना, यहां पर 7 छूट गया। यहां पर किसके माध्यम से, किसकी वजह से? तो यहां पर देखिए सूरत देखकर 7 छोड़ दिया। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो आपके कह सकते हैं नरम दल और गरम दल थे तो उनका 7 छूट गया। मतलब 1907 में इसका जवाब हो जाएगा राइट। ठीक है ना, क्या देखकर? सूरत देखकर उनका 7 छूट गया। पहले सूरत देखकर बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन जब अनजान थे और जब मिले तो उनकी सूरत उनको अच्छी नहीं लगी, इसकी वजह से छूट गया। ये हम आपको रटाने के लिए बता रहे हैं, सूरत देखकर उनका 7 छूट गया। मतलब 1907 डेट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर पाए जाते हैं। और काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बी नंबर, प्रशांत महासागर। बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा कि जितने भी मतलब जितने क्या अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो आपके प्रशांत महासागर में है। इसीलिए यहां पर आपको याद होगा कि प्रशांत महासागर को एक पेटी भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर कहां पर है? प्रशांत महासागर में, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं। चलिए आपके पास ऑप्शन है केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। क्या जवाब देने वाले हैं आप लोग? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, ऑप्शन डी नंबर। तो देखिएगा हम आपको हमेशा के लिए आपको बता दें कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। यह हमारे लैंग्वेज में समझिएगा। अब यहाँ पर मानसून जो दक्षिण पश्चिम का आता है सबसे पहले केरल में बारिश करता है, काफी हद तक बारिश करता है। लेकिन यहां पर कुछ पड़ जाती हैं पहाड़ियां जिसकी वजह से मानसून आगे चला जाता है, इस वाले एरिया में काफी जगह सूखा छोड़ देता है। फिर ये चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बारिश होती है और चेरापूंजी वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं है ना, मेघालय का कोई तो दिया नहीं है। तो भाई जब केरल में ज्यादा बारिश होती है तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में। तो याद रखिएगा भारत में 2 जगह उष्णकटिबंधीय आपके पाए जाते हैं। एक तो आपका हो गया केरल, कहां पर? ये एरिया में। और एक पाया जाता है यहाँ पर सदाबहार होते हैं जो कि आपका हो जाएगा कहां पर? मेघालय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन होगा? ए नंबर केरल। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण। तो अभी हमने इसी के बारे में देखो बताया, जो हमने इसके पहले बताया वही चीज फिर से बता रहे हैं। मतलब यहां पर क्या होता है कि पवन विमुख पार्श्व में स्थित नहीं है, यहां पर पवन विमुख विमुख देखो यहां पर पवन विमुख जो आपका है ये पार्श्व में स्थित है। विमुख नहीं लगाना है, विमुख लगाना है। तो यहां पर ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? 13 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल मिला के अभी हमने आपको बताया कि यहां पर जो मानसून जाता है तो यहां पर क्या है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिसकी वजह से मानसून इनमें टकराता है, बारिश हो जाती है और ऊपर से मानसून निकल जाता है। तो उस एरिया में कहां पर आपको बहुत ही शुष्क होता है, बहुत ही कम बारिश हो पाती है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, पवन विमुख पार्श्व स्थित आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्यों। तो चलिए उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आपका आ गया है। अब ये बताइएगा ऐसा क्यों है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और समझिए, प्रयास करिए क्वेश्चन आप लोग सही करिए। पहला ऑप्शन दिया है कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती है, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है, या इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। क्या बनेगा? चलिए बहुत अच्छे, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा है। लेकिन काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कोई पर्वत नहीं है। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब नहीं है, मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, या वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कुल मिला के अभी हमने आपको यही बताया कि यहाँ से मानसून होता है और ये ऊपर निकल जाता है। तो इस एरिया में जो आपका है तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, ज्यादा नॉर्मल सी बारिश होती है। तो ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एक ही साथ मिल गए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर में नहीं गिरती है, आपसे बताना है 15 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर आपका पेरियार नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, लेकिन जो कावेरी नदी है ना, क्या हो जाएगा? ये जो कावेरी नदी है तो याद रखिए कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
तरफ से सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चलिए, पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चलिए, किस मॉडल पर आधारित थी? 16 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर कह रहा है हेराल्ड डोमर मॉडल। देखो हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो आपका रॉड दिया है, क्या हेराल्ड रॉड दिया है। रॉड क्या होता है? सीधा होता है ना, किसी को मार दोगे है ना, किसी को मार दोगे तो मर जाएगा। और रॉड की बात करते हैं तो रॉड सीधा होता है, सीधा मतलब बोले तो एक हो गया है ना, तो एक आपका हो गया, सिंपल सी बात है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी मतलब थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जो दूसरी आपकी थी वो आपकी पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक उच्च सर्वाधिक तरलता अनुपात अर्थात जो होता है SLR, ये आपका है क्या होता है? तो एक उच्च सर्वाधिक तरलता अनुपात 17 में ऑप्शन जो ए नंबर दिया है कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी होती है। क्या? एक उच्च सर्वाधिक तरलता अनुपात जो SLR होता है ये बैंकों की ऋण देने की क्षमता में क्या होती है? कमी होती है। इसका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो चलिए 18 का जवाब देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। कई बार आपने पढ़ा भी है तो जल्दी से जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा कि अगर आप कर्म नहीं करोगे है ना, कर्म नहीं करोगे तो आप गरीब रह जाओगे, और कर्म करोगे तो आप अपने हाथों के माध्यम से दुनिया के हर एक काम कर सकते हो। तो आपके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इन 5 उंगलियों के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये गरीबी हटा सकती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित तथा ऋण की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करेंगे? यहां पर बताइएगा कि अगर केंद्रीय बैंक है कोई, अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित तथा ऋण की लागत को कम करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पहला पॉइंट है नगद आरक्षित अनुपात कम कर दे। क्या? नगद आरक्षित अनुपात कम कर दें। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? हमने आपको बताया था ये जो आपका पूरा शब्द है ना, ये क्या है? एक आपका कह सकते हैं कि जैसे योजना होती है ना, ये गरीबी हटाने के लिए एक योजना थी, और इसकी जो मॉडल अपनाने के लिए वकालत किया था ये किए थे किसने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम थी। ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए इन्होंने ये मॉडल अपनाने की वकालत किया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? बताइएगा कि जो आपका विधानसभा का जो सचिवालय है ये किसके अधीन आता है? किसके अधीन होगा? यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? आपने पढ़ा होगा द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब क्या होता है? जहां पर निम्न सदन हो और आपका उच्च सदन हो, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, निम्न सदन और आपका उच्च सदन। राज्यों में द्विसदनीय होती है, जैसे कि आपका विधानसभा हो गई, क्या हो गई? विधानसभा हो गई, विधानसभा, और आपकी विधान परिषद, है ना। तो विधानसभा निम्न होती है और आपका विधान परिषद क्या होती है? उच्च होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो बताइएगा आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18 ये क्या मतलब कह सकते हैं प्रावधान क्या है इसका? यहाँ पर देखिएगा सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक समता, या यहाँ पर धार्मिक समता। तो चलिए यहाँ पर जवाब देते हैं, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सामाजिक मतलब जो सामाजिक है समानता है, क्योंकि आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 जो आपके हैं ये समता का अधिकार है। समता मतलब होता है बराबरी, तो यहाँ पर समाज में सभी लोग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके आर्टिकल 19 है, ये क्या है आपको याद होगा, ये मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों के क्या होते हैं, मूल अधिकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। वाक मतलब होता है बोलना, बोलने की स्वतंत्रता, ये कहां पर है, आर्टिकल नंबर 19 में, जो कि आपके मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो बताइएगा कि संविधान सभा के सदस्यों में कौन इनमें से शामिल नहीं था 25 नंबर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JV कृपलानी, के मुंशी, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण। कौन, जयप्रकाश नारायण इनमें से आपके शामिल नहीं थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की जो मांग होती है कितनी होती है। चलिए बताइएगा, उपवास में अथवा कह सकते हैं बिना भोजन के समय, है ना, मान लो उपवास है या मान लो उसने भोजन नहीं किया है और ऐसी स्थिति में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में जो उपस्थित शर्करा की मांग होती है, मात्रा होती है, वो कितनी होती है। यहाँ पर होती है 80 से लेके 100 mg होती है मिलीग्राम। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। ये कब होता है, जब वो खाना नहीं खाया होता है तब आप कर लीजिए, या कह सकते हैं उपवास है तब ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, लार किसके पाचन में मदद करता है। लार किसके पाचन में मदद करता है, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्च बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम आपके लॉक कर रहे हैं, बी नंबर जिल्का सवाई है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर याद रखिए लार स्टार्च का पाचन में मदद करता है ना। और लार कहाँ से आती है, तो लार ग्रंथियों से निकल कर आती है अर्थात स्रावित होती है। ठीक है ना, ये थोड़ी अम्लीय होती है। पीएच मान बात करें तो 6.8 के लगभग आपका होता है। ठीक है, और जो कि खाना में मौजूद जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारता भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है। तो ये बताइए कांच में सबसे निम्न गति से संचार करने वाला यहाँ पर आपका कांच कौन सा हो जाएगा। तो ये तरंग दैर्घ्य किसकी आपकी कह सकते हैं कम होती है, तो आपके ऑप्शन आपका बी, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है ये सबसे कम होती है, तो इसका संचार भी क्या कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है आपसे कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों। यहाँ पर बताइएगा क्योंकि आर्द्र वायु में क्या हो जाता है, आर्द्र वायु में क्या होता है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम हो जाता है, उसकी जो डेंसिटी होती है कम हो जाती है, इसीलिए आपको सुनाई देता है। सिंपल से अगर बात करते हैं तो सर्दियों के मौसम में आपको ट्रेन की आवाज जो होती है ज्यादा साफ सुनाई देती है। सर्दियों के मौसम में ट्रेन की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है, इसका मतलब ये होती है कि शुष्क वायु की तुलना में उसका डेंस जो आपका घनत्व है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन। चलिए कह रहा निम्न में से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। बताइएगा यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। हमने कई बार आपको बताया भी है, यहाँ पर टेरिकॉट है, नायलॉन है, रेयान है और आपके यहाँ पर सूत है। तो ये बताइए कौन से कपड़े में आग लगा दें तो जल्दी पकड़ेगा और सबसे कम पकड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया कम पकड़ने वाला, तो आपका सूती कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है उसमें आग क्या होती है, बहुत धीरे धीरे पकड़ती है। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर समसमय की, देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने KP शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 51 नंबर में ऑप्शन को लॉक करना है और यहां पर आपका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइएगा भाई जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरी बार। क्या, दूसरी बार आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये तो बात रही बहुत पहले की, कुल मिला के 2021 में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। यहाँ पर देखिएगा आपको बता दें कि आपके 12 जुलाई को, कब, 12 जुलाई 2021 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नियुक्त करने के निर्देश दिया है। किसको दिया था, तो आपके शेख बहादुर देउबा को। ठीक है, शेख बहादुर देउबा को यहाँ पर नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दे दिया है। इनके बारे में काफी दिक्कतें आ रही थी, तो आपकी दूसरी बार कह सकते हैं ये थे, लेकिन 12 जुलाई जो कि अपडेट है, 12 जुलाई अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है जो कि आपके शेख बहादुर देउबा ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, अपडेट आपके हमेशा होते रहते हैं। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया, देखो हमने डेट बता दिया 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 2021 का करंट अफेयर आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व स्पिनर को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व स्पिनर को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है? काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि सभी का जवाब लगभग यहाँ पर आ रहा है। कह रहे हैं बी नंबर रमेश पवार। तो देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये रमेश पवार है, रमेश पवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और किस कारपोरेशन इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो देखो यहाँ पर किसके साथ है, तो आपकी कतर वित्तीय केंद्रीय प्राधिकरण, और किसके साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर, इसके साथ ही समझौता आपका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तरफ से DCGI ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के मंजूरी यहां पर दे दिया है? चलिए बताइएगा यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो बताइएगा 2 से 18 वर्ष की बात किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल को मंजूरी दिया है कोवैक्सीन किसकी, तो यहाँ पर 54 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दिया है, जिसके बाद हैदराबाद भारत ने यहाँ पर कह सकते हैं कई ऐसी वैक्सीन को तैयार भी कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है आपसे अमेरिकी नागरिक डॉक्टर तारेहा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली कौन सी भारतीय बन गई हैं? यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं अमेरिकी नागरिक डॉक्टर तारेहा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली कौन सी भारतीय बन गई हैं? यहां पर ऑप्शन बनेगा ए, ये आपकी पहली है, क्या है, तो आपकी पहली है, देखिए पहली आपकी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन की फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है निम्न से किस शहर की प्रेरणापुरी, नाम क्या है, प्रेरणापुरी है, इन्होंने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन की फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। ये है आपकी ऑप्शन सी, आपके दिल्ली के हैं, कहाँ के हैं, दिल्ली के, जिन्होंने पहला ये ऐसा आइसक्रीम इन्होंने ब्रांड तैयार किया है, मतलब कि बिना दूध की, ये क्या है, बिना दूध की है ये जो आपकी आइसक्रीम है। ठीक है, बिना दूध की तैयार कर दिया है ये आपकी आइसक्रीम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दिया है? तो ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दिया है यहाँ पर 57 का ऑप्शन डी आपकी राजस्थान सरकार है, जो कि कोरोना वैक्सीन की आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन रहे हैं पहले स्थान पर? बताइएगा, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, और बताइएगा टॉप 10 की बात करते हैं, एथलीट में कौन सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रहा है? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर जिसका आ रहा है, क्या है आपके, तो ये अभी हाल ही में जारी की गई है। ठीक है ना, 2021 की बात कर रहा है, 2021 की, ये है आपकी कौन, तो ऑप्शन ए नंबर कोनोर मैकीग्रोर। कौन है, कोनोर मैकीग्रोर, ये पहले स्थान पर आपके रहे हैं। ये आपके पिक्स मार्शल आर्ट है ना, ये क्या रहे हैं, एक मार्शल आर्ट आपके हैं। तो ऑप्शन ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। इनकी जो आपके कह सकते हैं 971 करोड़ से अधिक कमाए इन्होंने, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो रोनाल्डो है इनको पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है रोनाल्डो को भी। ठीक है, चलिए आगे। इसके पहले रोनाल्डो थे, अब रोनाल्डो को पछाड़ दिया है, 2021 यहां पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग के साथ कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर आपकी रही है? यहां पर बताइएगा कि जो देखो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग है इसमें 121 रेटिंग के साथ कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर आपकी रही है? 59 का ऑप्शन यहां पर ये हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है। कौन, ए नंबर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है, जो कि यहाँ पर पहले स्थान पर है आपकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है एस्टेरॉइड बेन्नू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा का अंतरिक्ष यान ने कितने वर्ष के बाद ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत किया है? मतलब देख सकते हैं जो आपका दिया है एस्टेरॉइड बेन्नू के नमूने एकत्र कर लिया है, और ये नासा अंतरिक्ष यान आपकी कितने वर्षों बाद, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 वर्ष बाद। कितने, 2 वर्षों के बाद। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि अभी करंट अफेयर के थे, अब यहाँ पर आपके समान जागरूकता के आ चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? चलिए बताइएगा
फटाफट जवाब दीजिए कि कामाख्या मंदिर जो आपके है ये कहां पर है। चलिए असम आ रहा है, 61 का ऑप्शन बनेगा डी, ये आपके असम में है। ठीक है, कहां पर है तो आपके असम में आपका जवाब राइट हो जाएगा, असम में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतनाट्यम से संबंधित कृत नहीं है। भारतनाट्यम से नहीं है, बताइए कौन भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है। चलिए 62 नंबर में ऑप्शन ए आ रहा है सितारा देवी। देखिए यहां पर जो सितारा देवी है, कौन, जो सितारा देवी है ये आपकी कथक की है, ना कि आपके भारतनाट्यम की है। तो ये कथक की है, याद रखिए कथक की है। ठीक है, अगला दिया है लिम्बाराम का संबंध किससे है। हमने ये आपको स्पेशल वाले डोज में एक कर सकते हैं कि हमने बताया था लिम्बाराम का जो संबंध है किससे है। तो चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ये तीरंदाज है। क्या है, ये आपके तीरंदाज है, ऑप्शन सी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश, निम्नलिखित में से न्यूट्रम किस देश की मुद्रा है। यहाँ पर देख सकते हैं निग्लुट्रम, ये जो आपकी मुद्रा है किस देश की है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपकी भूटानी रुपया तो आपने सुना ही होगा, है ना, भूटान की मुद्रा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर, भूटान की मुद्रा है, भूटान की। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, 65 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए यहाँ पर आपका आ रहा है यूएन, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय हेग, है ना, कहां पर हो जाएगा, द हेग, ऑप्शन क्या बनेगा डी। और ये कहां पड़ता है तो नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कब पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यहाँ पर एक हमने क्लास लिया था, है ना, और बताया भी था कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। इसको हमने आपको इकोनॉमिक्स वाले क्लास में हमने पढ़ाया है। इकोनॉमिक्स वाले वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां पर हमने इस क्वेश्चन को बताया भी था। तो बताइएगा कब हुआ था, तो 72 में। ठीक है, 1972 में सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और 5 जून को आपको पता है मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी गेंद को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण का क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी गेंद को सबसे दूरी पर फेंकना चाहते हैं तो उसका कोण कितना होना चाहिए, कितने अंश का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 67 का जवाब देना है। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपने पढ़ा होगा। पहले जो आपके कह सकते हैं टीचर होंगे फिजिक्स के, पहला यही आपको प्रूव कराएंगे, ये प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वहां पर जो 45 अंश का कोण निकाला जाता है, याद रखिएगा कि आपका 67 का ऑप्शन बनेगा बी, 36 अंश जो आपका होता है कौन, 45 अंश। तो 45 अंश के अगर कोण से आप मारते हैं तो सबसे दूर गेंद आपकी जाएगी। चाहे बल्ला बेल देता, मान लो जैसे बल्ला होता है ना कि ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये बताइए कि अगर बल्ले से कौन से कोण से मारी जाए ताकि जो गेंद होती है सबसे दूर जाए, तो 45 अंश आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से संगीत उपकरण के साथ है। हरिप्रसाद चौरसिया, ये बताइए हरिप्रसाद चौरसिया कह रहे हैं बांसुरी। चलिए बांसुरी की हम बात करते हैं तो सही जवाब है ये बांसुरी आपके हैं। ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं तो इनको 1992 में पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है सन 2000 में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्लेयर आपके रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं, और होते कितने हैं, तो आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर कितना, तो आपके 15 होते हैं। कितने, 15 प्लेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था। तो चलिए जिन लोगों ने स्पेशल डोज ले लिया है उन लोगों को कोरोना नहीं होगा, वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बताइएगा 70 का जवाब क्या बनेगा। चलिए पहले ओलंपिक जो आयोजन किया गया था ये किया गया था 776 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व को ही हम लोग बीसी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 776 ईस्वी पूर्व में इनका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ लेता 1896 में आधुनिक ओलंपिकों की शुरुआत हुई थी एथेंस से। ठीक है, लाइक से भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए, और अगली क्लास में आप आइए जल्दी से। ठीक है, धन्यवाद।